नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। जैसा कि बहन जी आप देख रही हैं, काफी ठंड का मौसम है और काफी देखभाल की जरूरत पड़ती है हम सभी लोगों को ठंड के मौसम में। बिल्कुल, और ये जो ठंड का मौसम है ये कई बीमारियां लेकर आता है हमें परेशान करने के लिए। साथ ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी इस मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं और इसकी उचित देखभाल बहुत ज़रूरी होती है इस समय में। लेकिन आज भी हम आपके लिए ये सारी जो विषय है लेकर आए हैं, आपको बताने के लिए बहुत सारी जानकारी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए शीतगृहों के निर्माण पर जोर। सिल्ली में दुग्ध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण। सूरजमुखी में जैसेड कीड़ा लगे तो करें मोनोक्रोटोफास का प्रयोग। राज्य सरकार की योजना है कि उत्पादित खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए शीतगृहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर बोड़ोया कांके में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। कृषि कार्य में जितना महत्वपूर्ण होता है फसल पैदा करना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है उत्पाद का भंडारण। खाद्यान्न का भंडारण भविष्य की सुरक्षा के मद्देनजर किया जाता है। भारी मात्रा में खाद्यान्न भंडारण के लिए शीतगृहों की जरूरत होती है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर राज्य सरकार बेजफेड के माध्यम से बेड़ों में शीतगृह का निर्माण कर रही है। इस शीतगृह में 5000 मीट्रिक टन तक खाद्यान्न का भंडारण किया जा सकेगा। राज्य के कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने सिल्ली के लोपुंग गांव में स्थापित 5000 लीटर क्षमता वाले दुग्ध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इस केंद्र का उद्देश्य किसानों से उचित मूल्य पर दूध खरीदना है। इसमें महिलाओं को दुग्ध व्यापार से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें रोजगार का अवसर मिले, दुधारू पशुपालन का विकास हो और महिलाओं सहित सभी पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सूरजमुखी के फसल में अगर जैसेड नामक कीड़ा लग जाए तो वो फसल को बर्बाद कर देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC 750 मिलीलीटर या मेटासिस्टॉक्स 25 EC दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। झारखंड में सालों भर जरबेरा फूल की खेती की जा सकती है, लेकिन खेत में जल निकास की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। कृषक बंधु जरबेरा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए डायना, ग्लोरिया, GBR 1 और GBR 5 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH मान 7 के आसपास हो, उसमें जरबेरा फूल की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। झारखंड का मौसम और मिट्टी जरबेरा की खेती के लिए अनुकूल है। राज्य के किसान जरबेरा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए जरबेरा के उन्नत प्रभेद GBR 1, GBR 5, प्रिसिल, रोजेटा, ग्लोरिया और डायना लगाएं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि पौधों को कई भागों में काटकर उसे आधा घंटा तक बैवेस्टिन के घोल में डुबाकर उपचारित कर लिया जाए। झारखंड में लाह का उत्पादन बहुतायत मात्रा में किया जाता है। आमतौर पर जब हम पारंपरिक तरीके से लाह छुड़ाते हैं तो समय भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी, लेकिन लेक शेयर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो कम समय और कम मेहनत में टहनियों से लाह छुड़ाने का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। लैक शेलर हस्तचालित कृषि यंत्र है जो लाह छुड़ाने का काम करता है। इस यंत्र को चलाते हुए जब इसमें लाह युक्त टहनियों को घुमाया जाता है तो लाह टहनियों से अलग होकर गिरने लगता है। लैक शेलर से लाह छुड़ाने में पारंपरिक तरीके से ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। साथ ही साथ बहुत कम समय में अपेक्षाकृत अधिक लाह छुड़ाया जाता है। इसकी कीमत मात्र 2000 रुपये है और इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। एक किसान है जो अपने खेतों में उन्हीं फसलों को लगाते हैं जो उनके खेत की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो। साथ ही साथ ये फसलों के चयन में अपने उपलब्ध संसाधनों का भी ख्याल रखते हैं। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे किसान से जिन्हें मौसम आधारित फसल उपजाने में महारत हासिल है।
भूमि की उपलब्धता के आधार पर ये बहुत बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन जितनी भूमि है उससे मिलने वाली उपज के आधार पर ये बड़े किसानों से भी बड़े हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि बेहतर उत्पादन के लिए क्या करते हैं। इस प्रकार से खेती करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमारे सारे बच्चे को शहरों के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अपने भतीजा को हम इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा दिया है। और इस तरह से पहले जैसे लोग कहता था कि पंजाब के लोग कार चढ़ता है, लेकिन सचमुच आज हम अपना से कार खरीदा है और खेती को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से, समेकित विधि से इस तरह से हम खेती कर रहे हैं कि आज मेरा आमदनी बहुत अच्छा है, मेरा पूरा परिवार खुशहाल है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.3 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25.7 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1850 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2050 रुपए से 2150 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 1500 रुपए, चना 4700 रुपए से 4900 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10250 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3550 रुपए, आलू 850 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा मंडी भाव और काफ़ी सारे समाचार। बिल्कुल, साथ ही आपने देखा कि किस तरह का मौसम रहेगा आज और भी बहुत सारी जानकारी आपने ली। लेकिन अभी भी आपके लिए जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन बताएंगे एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में,
खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। स्वागत है आपका फिर एक अल्प विराम के बाद। बिल्कुल, और जो आज का हमारा विषय है वो क्या है? सुअर के बच्चे, जिसे हम छावने कहते हैं, छावना कहते हैं। हम चाहते हैं इसके बारे में अपने किसान भाइयों को जानकारी दें कि वो इस मौसम में उन बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका भी ध्यान रखने की काफी जरूरत होती है। बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि छोटे बच्चे, चाहे वो इंसान के हो, पशु के हो, वो तो बच्चे हैं, उन्हें काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। और इस मौसम में अगर कोई भी किसान, अगर ये उनके घर में ये छोटे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से उसकी देखभाल की जाए, इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं छावनों के ऊपर एक ये फीचर। ठंड के मौसम में सुकरों के नवजात बच्चे यानी छौवनों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ऐसा देखा गया है कि जाड़े के दिनों में सुकर छौवनों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसका एक ही कारण है, ठंड से छौवनों को बचाने के लिए किए गए उचित प्रबंधन की कमी। इन दिनों छौवनों और गर्भवती मादा दोनों को ठंड से बचाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जाड़े के मौसम में ऐसा सुकर पालक झारखंड में काफ़ी हैं जो कि सुकर पालन से जुड़े हैं, और ऐसा देखा जाता है कि सुकर पालन से जो मुख्य जो कमाई होती है उसका जरिया उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि सुकर जो है साल में 2 बार बच्चे देती है, एक बार में 8 से 12 बच्चे देती है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये कमाई का मुख्य जो है वो जरिया है। तो अब किस तरह से वैज्ञानिक देखभाल छौनों को बच्चों का करना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु दर कम हो, क्योंकि ज़्यादा से अगर बच्चे ज़्यादा देते हैं तो मृत्यु दर की संभावना भी अधिक होती है। अगर सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो मृत्यु दर 50%, 60%, 70% तक जा सकती है। तो जैसा कि गर्भवती जो मादा होती है उसको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले जो है अलग जो है प्रसूति गृह में डालना चाहिए। प्रसूति गृह में डालने से जो है कि बच्चे की जो मृत्यु दर जो अधिक होती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और जब बच्चा देने का समय जब शुरू हो जाता है, जब मादा बच्चा देने लगती है, उस समय खास करके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर का वातावरण काफ़ी ठंड है और जब बच्चे का जन्म होता है तो अंदर से जो है बिल्कुल गर्म वातावरण से ठंड वातावरण में आने से वो कोल्ड स्ट्रोक जो होता है, ठंड लगने की संभावना होती है, जिससे मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है कि ज़मीन पे जो है फर्श पे उसमें आप पुआल बिछा दें या फिर जूट का बोरा है वो बिछा दें, ताकि जो बच्चे जो जन्म लें वो डायरेक्ट जो है फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं आए और उस जो है कि पुआल से उनको थोड़ी गर्मी मिले और जो है कि इसके कारण मृत्यु दर को है वो कम हो जाए। तो और उसके बाद जो है कि वैज्ञानिक देखभाल में जो बात आती है, तो सबसे पहले जब जन्म होता है उस समय बच्चे की जो जन्म के समय 8 दांत होते हैं वो टीथ को काटा जाता है, और वो जब काटने के बाद ये अगर नहीं काटेंगे तो ये जो है दांत से जो है कि मादा का अडर में जहाँ से दूध पिलाती है मादा, वहाँ पे वो घाव जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले उसकी दांत को काट दें, और दांत काटने के बाद जो है कि उसका नंबरिंग भी किया जाता है। सब सारे जो बच्चे होते हैं उसका अलग अलग जो है पहचान बनाया जाता है, उसको ईयर नॉचिंग करते हैं, ईयर में मार्क दे करके कटिंग करके उसको पहचान बनाते हैं। तो ये कर दें, उसका नंबरिंग कर दें। उसका वजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु दर देखा जाता है कि वैसे बच्चों का ज़्यादा होता है जिसका वजन जो है जन्म के समय ही कम होती है। तो उस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो है जन्म के समय वजन कम होता है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूध पिलाने के समय उनको सहयोग करें, उचित देखभाल करें, दबने से बचाएं। दबने से बचाने के लिए गार्ड रेल की व्यवस्था प्रसूति गृह में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ जो है कि छौनों की देखभाल में ये सब चीज़ स्टार्टिंग में, शुरू में बहुत ही ज़रूरी है। जन्म लेने के बाद अगर छौवनों में पिगलेट एनीमिया बीमारी की शिकायत मिले तो जन्म के 3 और 13वें दिन आयरन इंजेक्शन दिला दें। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद से छौवनों को खाने के लिए पौष्टिक मिश्रित आहार देना शुरू कर दें, और जन्म लेने वाले छौवनों को खुरहा चपका रोग से बचाने के लिए गर्भवती मादा को FMD का टीका जरूर दिलवा दें। जो है नवजात छौनों की देखभाल की जो बात होती है, तो ये तो पहला दिन में इतना काम करते हैं। उसके बाद एक बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में होती है, जिसको कहते हैं पिगलेट एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, और ये जो पिगलेट एनीमिया जो होती है ये खून की कमी यानी आयरन की कमी से होता है।
क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मादा जो दूध पिलाती है और 2 सप्ताह तक बच्चे सिर्फ दूध पीकर रहते हैं। तो ये जो सूकर का जो दूध होता है सुकरी का, उसमें देखा जाता है कि लौह तत्व की कमी होती है। तो इस लौह तत्व की कमी होने के कारण जो बच्चे जो 2 सप्ताह तक सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, तो उसमें उनके शरीर में जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है वो एनीमिया नामक जो बीमारी होती है वो हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए, पिगलेट एनीमिया से बचाने के लिए आयरन का इंजेक्शन जन्म के 3रा दिन और जन्म के 13वां दिन 2 बार 2-2 ml आयरन का इंजेक्शन मांस में बच्चे में देना चाहिए। या फिर जो मादा जो है उसमें फेरस सल्फेट या का जो है उसमें लेप बना करके भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उस समय वो जो है आयरन की मात्रा जो है उनके शरीर में आ जाए। तो ये सब चीज़ जो होती है, ये पिगलेट एनीमिया से बच्चे की मृत्यु काफ़ी अधिक होती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि पिगलेट एनीमिया से बचाने के लिए आयरन का इंजेक्शन देना होगा। इसके बाद जो है नवजात छौनों जो होते हैं, अगर बंधियाकरण करना है, क्योंकि नर अधिक है और मांस के लिए पालते हैं, तो उसका बंधियाकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बंधियाकरण करने का सही उम्र जो होता है 3 से 4 सप्ताह होता है। बहुत सारे किसान जो हैं कि लेट से भी बंधियाकरण करते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बंधियाकरण करना है तो 3 से 4 सप्ताह की उम्र में जो है उसका बंधियाकरण कर दें, ताकि जो है कि बंधियाकरण करने से बच्चे का ग्रोथ भी अधिक होता है, मांस की जो गुणवत्ता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप बंधियाकरण 3 से 4 सप्ताह में कर दें। इसके बाद जो है कि 8 सप्ताह की जो उम्र होती है, 2 सप्ताह के बाद उसमें अलग से क्रिप बॉक्स में डाल करके दाना देते हैं, क्योंकि बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ अधिक बढ़ती है तो उसमें जो है कि उसकी भूख जो है वो बढ़ती जाती है, खाना अधिक चाहिए, और दूध उत्पादन जो होती है मादा का वो घटती जाती है। तो इस गैप को जो है पूरा करने के लिए जो क्रिप बॉक्स होता है प्रसूति गृह में, उस क्रिप बॉक्स में जो है वो दाना डाल करके, क्रिप मिक्सचर जो अलग तरह का दाना होता है नवजात छौनों के लिए, वो डाल करके देना होता है, ताकि दूध के साथ साथ वो दाना भी खाए, ताकि दूध में अगर कमी होता है तो दाना से उसकी पूर्ति हो। इससे बच्चे की मृत्यु दर जो होती है वो कम होती है, और जो है बच्चा जो है वो स्वस्थ होता है, और बच्चे की तेज़ी से ग्रोथ होता है, और आगे भी उसकी प्रजनन क्षमता और बढ़ने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। 8 सप्ताह की उम्र में जो है कि बच्चे को मादा से अलग करते हैं, जिसको विनिंग कहते हैं। 8 सप्ताह की उम्र में विनिंग के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जब विनिंग करते हैं तो मादा को जो है उस रूम से अलग जो है अलग कर दें। मादा को, बच्चे को तुरंत नहीं हटाए, बल्कि मादा को उस रूम से अलग करते हैं। अगर बच्चे को उस रूम से हटाते हैं विनिंग में, बच्चे को वहाँ से निकाल कर दूसरे रूम में डाल देते हैं, मादा को उसी रूम में रहने देते हैं, तो इसमें एक तरह का शॉक देखा जाता है। कभी कभी बच्चे की 1-2 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसको विनिंग शॉक कहते हैं। तो इससे बचाने के लिए बच्चे को नहीं हटा करके मादा को उससे हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं नवजात छौनों की वैज्ञानिक देखभाल के लिए, इसको अपना करके मृत्यु दर को काफ़ी कम किया जा सकता है, और इस तरह और किसी खास तरह की बीमारियां होती नहीं हैं। और ठंड के मौसम में जो गर्भवती माता है उससे FMD का जैसे प्रकोप होता है, FMD का वैक्सीनेशन, टीकाकरण उसकी मादा में होनी चाहिए, ये आप कंफर्म कर लें। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो मादा में टीकाकरण कर दें, ताकि उससे जो है कि टीकाकरण मादा में यदि होता है तो बच्चे में उस बीमारी से बचाने की जो है वो इम्यूनिटी या क्षमता जो होती है वो आ जाती है। तो इस तरह से ये सब चीज़ जो है ध्यान दें, ताकि ठंड के मौसम में जो नवजात छौनों की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए जाड़े के मौसम में अगर छौवनों की वैज्ञानिक देखभाल की जाए तो निश्चित रूप से ठंड से छौवनों का बचाव होगा, साथ ही साथ स्वस्थ और सुरक्षित भी रहेंगे। किसान भाइयों, इस फीचर के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल स्वागत करते हैं, और साथ ही एक और विषय है जो हम आपको बताना चाहेंगे। इस विषय में हम आपको बताएंगे कि जो बैगन होते हैं उसकी हम कैसे देखभाल करें, यानी उसमें भी बहुत तरह के रोग लग जाते हैं, यानी उसमें कीड़े लग जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं और उसे बर्बाद कर जाते हैं। तो किस तरह से हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं ताकि वो मंडी में यानी बाजार में हमें ताजे ताजे मिल सके। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमारे राज्य झारखंड में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ से सब्जियाँ दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता है। आज सब्जी की खेती किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनता जा रहा है। यहाँ के किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ सालों भर उपजाते हैं। राज्य में जहाँ फूल गोभी का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है,
वहीं बैगन और टमाटर की खेती भी बहुतायत में होती है। बैंगन की खेती के लिए दोमट और बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें अच्छी जल निकास की सुविधा हो। यहाँ किसान सालों भर बैगन की खेती करते हैं। इसकी बुआई का उचित समय है मध्य जून जुलाई, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, मई। बुआई के 1 महीने बाद इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। किसान हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बैगन के अधिक उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों को ही लगाएं, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल कस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जेंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली। संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, विजय और स्वर्ण संवदा 6 प्रमुख हैं। ये किस्में रोगरोधी और झारखंड की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हैं। किसान भाई बैगन लगाते समय दूरी का ख्याल अवश्य रखें। कतार से कतार 50 सेंटीमीटर एवं पौधा से पौधा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। संकर नस्ल के लिए ये दूरी 60-60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का भी काफी योगदान होता है। बैगन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 250 क्विंटल, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम का इस्तेमाल करें। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैंगन में कीटों का प्रकोप बहुत तेजी के साथ होता है, इससे बचाव आवश्यक है। बैगन में लगने वाले प्रमुख कीट हैं लाल मकड़ी, जिसे भाइट भी कहते हैं। ये पत्तियों, डंठलों और पुष्प कलियों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे बचाव के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइट का छिड़काव करें। बैंगन में लगने वाला दूसरा प्रमुख कीड़ा है शीश एवं फल छेदक। ये फलों के अंदर घुसकर उसके गूदे को खा जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशकों का प्रयोग करें। बैंगन में ग्लानी रोग सबसे अधिक लगता है। इसका लक्षण ये है कि पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं, जड़ें काली हो जाती हैं। इससे बचाव के लिए फसल चक्र में 3 वर्षों तक सोफेनेसी कुल की सब्जियां नहीं लगाएं। खेत में गोबर की सड़ी खाद तथा करंज की खल्ली का व्यवहार करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बैंगन की खेती की जाए तो इसकी खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा किस प्रकार हम अपने बैगन की फसल का उचित देखभाल रख सकते हैं। बिल्कुल। और हमने जाना कि छावनों की देखभाल भी हम कैसे रखेंगे। बिल्कुल। और आज हम आपके लिए लेके आए थे बहुत ही अच्छी सी जानकारी, और अगले बार भी हम आएंगे बहुत सारी जानकारी लेके, क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगले बार के लिए हमें जाना पड़ेगा, ताकि हम आपके लिए ढेर सारे अच्छे विषयों के बारे में जानकारी लेकर आ सके। तो जाने का वक्त हो गया है और हमें विदा लेना होगा अपने दोस्तों से। जी हाँ किसान भाइयों, इससे पहले हम जाएं, हम चाहते हैं आप सभी हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारी पिन संख्या है 834001। इसी के साथ बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।